और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज मुद्दा डिबेट का भी है और चर्चा का भी है, क्योंकि बजट, अंतरिम बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में खास ऐलान से लेकर लोगों की नजर उनके बजट स्पीच के समय पर थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण के नाम अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो एक बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा था। उन्होंने लोकसभा में 2.42 घंटे का बजट भाषण दिया था। हालांकि इसके बाद से इनके बजट स्पीच की टाइमिंग में गिरावट होती जा रही है और आज भी ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में 60 मिनट में पूरा कर लिया। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया था। इस आम बजट का समय 1 घंटा 25 मिनट का था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने में उन्हें 1 घंटे 31 मिनट का समय लगा था। अब बातें करें इस साल के बजट की, तो मिडिल क्लास को हमेशा से बजट में आयकर छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है। ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। दरअसल चंद महीनों के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोगों को उम्मीद थी कि पिछले अंतरिम बजट यानी 2019 की तरह ही लोगों को आयकर में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी है। बता दें, साल 2019 के अंतरिम बजट में नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले आयकर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन बजट में काफी कुछ खास है, उसके बारे में जानकारी भी देंगे आपको। वित्त वर्ष 2010 तक के बकायों में 25,000 रुपए छूट देने का ऐलान किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2000 से वित्त वर्ष 2015 के लिए 10,000 रुपए तक के छूट का भी ऐलान है। यह एक हाईलाइट है जो आम आदमी के लिए है। सरकार की माने तो इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। इससे पहले पिछले साल बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने संशोधित न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था। इसके अलावा आयकरदाताओं के लिए वैकल्पिक तौर पर ओल्ड टैक्स स्लैब भी रहेगा। ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्स की छूट भी मिलती है। यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्स पेयर को 6.50 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है। सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आयकर नियमों की बात करें तो उस हिसाब से 5 लाख तक अगर आपकी सालाना कमाई है तो आपका टैक्स 12,500 रुपए बनता है। लेकिन सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाने से 5 लाख वाले स्लैब में आयकर भुगतान की दावेदारी 0 हो जाती है। इसके अलावा न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ होता है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि नियमों के अनुसार पूरा बजट चुनाव के बाद ही सामने आएगा। उससे पहले अंतरिम बजट के आधार पर जनता को बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीद होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुका है। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त पूजा जी मौजूद हैं। पूजा शर्मा अर्थशास्त्री वो हैं। हम तमाम पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन अब आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। क्या कुछ निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उससे आरंभ करते हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी लगातार हम आपको सुनाते जाएंगे। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly.
Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective. तो आपने निर्मला सीतारमण जी को सुना, यहाँ पर बजट, अंतरिम बजट का उनका भाषण सुना, हमने उनका पूरा इतिहास बजट का आपको सुनाया, किस तरीके से किसने कितनी बार बजट को पेश किया, किसका बजट लंबा होता था और किसके वर्ड्स मैं ये बताऊंगा। मनमोहन सिंह के दौरान जो वहाँ उनका बजट जब पेश किया गया था, उनके द्वारा जो स्पीच थी वो काफ़ी लंबी वर्ड्स के मामले में मानी जाती है। तो ये जो बातें हैं, इतिहास है, सब कुछ बातें हैं बजट से रिलेटेड, लेकिन बजट में इस बार क्या कुछ खास है, उसी पर चर्चा करने के लिए मैं चाहूंगा एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त जो हैं, पूजा शर्मा जी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस के आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। शुरुआत पूजा शर्मा जी आपसे करते हैं, फिस्कल डेफिसिट की यहां पर जिक्र करते हुए 5.8%। पहले तो स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला, पर समय क्योंकि कम है मैं इसको शुरुआत करता हूं डिबेट की।
5.8% अचीव किया, 5.9% का टारगेट था और अब 5.1% फिस्कल डेफिसिट की बात की जाती है। और इसको किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और मतलब जवानों के लिए तमाम जो नारा दिया गया है उसके एक्सप्लेन करते हुए इस बजट के बारे में अगर आप संक्षेप में बता पाएं हमारे दर्शकों को, क्या अच्छा रहा इस बजट में? शुक्रिया फॉर आपने इनवाइट किया। तो अगर आप इस बजट को ध्यान से देखेंगे तो ये एक विजनरी बजट है। हालांकि इंटरिम बजट है, फुल बजट नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घोषणाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी विजनरी क्या है कि 2047 तक 2047 तक हमको विकसित देश बनना है, जो कि टारगेट रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसको देखते हुए काफ़ी सारी अच्छी योजनाएं शुरू करी हैं, जैसे कि इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 लाख करोड़ का बजट रखा है, जो कि पहले इतना नहीं होता था, जिसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ है वो हमेशा पायनियर आती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए, जिसका रिवोल्यूशन आउटसाइड इंडिया हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। तो अब जो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना इन्होंने रखा है बजट, ये डेफिनेटली हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। हम टेक्नोलॉजी में कम से कम प्राथमिक हो पाएंगे किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करने के लिए। सेकेंड, आप देखेंगे कैपेक्स पे हमेशा से सबसे अच्छा बजट इन्होंने कैपेक्स पे रखा है इस बार 11.11 कैपेक्स में दर्शकों को समझा दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरी शर्मा जी थोड़ा सा दर्शकों को समझाते हुए भी, क्योंकि फॉर अ लेमैन हर कोई समझ पाए इसको। बिल्कुल जी। ये होता है कैपेक्स मतलब आपका लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा करना, इंफ्रा पे खर्चा करना, बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रा को बनाना, हॉस्पिटल्स, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा 11.11 लाख करोड़ का बजट रखा है। जिससे इसमें क्या होता है, जो कैपेक्स के अंदर खर्चा होता है उसका इफेक्ट काफ़ी टाइम्स होता है। 7, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बताएं तो उसका इफेक्ट 7 टाइम्स पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। जो ग्रोथ है 7 टाइम्स होती है। नॉर्मल खर्चे से कैपेक्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो 7 गुना अपना इफेक्ट डालता है। तो इस बार काफ़ी अच्छा, पिछले साल से काफ़ी अच्छी इंक्रीज दिया, अराउंड 10% के हिसाब से उसको इंक्रीज दिया है कैपेक्स पे खर्चे को। और जहाँ तक हम इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में बात करें, उसमें तो कुछ चेंज नहीं किया है, मगर अभी कुछ पिछले ही सालों में अच्छा चेंज किया था, स्लैब को वो बढ़ाया था। और इस बार क्योंकि हमारा विजनरी बजट है, हम विकसित भारत देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टैक्स भी टैक्स पेयर्स को पे करना ही चाहिए। नहीं, उसका धन्यवाद दे दिया, लेकिन बिल्कुल टैक्स पेयर्स टैक्स तो पे करते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा था कि एक छोटा सा, कि पिछली बार जो टैक्स पेयर्स के लिए था उसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो पिछली बार जो था वो क्या वो बेहतर था टैक्स पेयर्स के लिहाज से? अगर आप उसके बारे में जानकारी दें तो। पिछली बार भी बेहतर था, और हर साल वो लोग अगर हर साल चेंज कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये हमारा टैक्स का जो रिजीम है, ओल्ड और न्यू दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। 5 लाख तक हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, 7 लाख तक न्यू में आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो विच इज़ मिडिल मैन के लिए हमारे लिए वो अच्छा है, तो हम कुछ समय तक कैरी कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर हैं। आलोकपति जी, आपका भी धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। आप भी हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि हमने संक्षेप में, विस्तार में कहूंगा मैं, आपने बता दिया किस तरीके से क्या कुछ वहां पर कहा गया, पूजा जी। तो अब आशीष जी, अब आपके पास मैं यहां पर आऊंगा और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, इस बजट को कैसे देखते हैं? 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही गई, 2.7 लाख करोड़ प्रिवेंटेड फ्रॉम लीकेजेस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये सब उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है, रोबस्ट इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है, एवरेज रियल इनकम को बढ़ने की बात कही जा रही है 50% तक। इन आंकड़ों के बारे में सुनकर कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? कितना सत्य, कितनी मिथ्या के तौर पर कांग्रेस इस पूरी चर्चा को, इस पूरी स्पीच को मानती है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है आशीष जी? शिवम दत्ता जी, आपको और आपके सभी पैनल में उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं एक चीज बताना चाहूंगा शिवम जी, सरकार ने जो बजट को पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें सब बातों पे चर्चा हुई, एक बात पे चर्चा नहीं हुई कि जो पूंजीपति पहले से मालामाल होते आए हैं, पूंजीपतियों को फिर से सरकार ने मालामाल 22% का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटाकर, जो उन्होंने पूंजीपतियों को मालामाल करने का और युवाओं को बंटाधार करने का जो एक नया योजना इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये मैं कहूंगा ये अंतरिम बजट नहीं, ये भाजपा सरकार का और मोदी सरकार का अंतिम बजट ही था। इसके बाद कोई बजट नहीं होगा। अच्छा, इतना आप अश्योर्ड हैं? आप अश्योर्ड हैं? आप कह रहे हैं अंतिम बजट है? 100%। चलिए, क्यों पता है? आप भी शिवम जी देखिए, आप भी एक युवा हैं, आप मुझे बताइए मोदी सरकार ने या निर्मला सीतारमण जी ने
कौन सा युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सा उन्होंने बात किया, या फिर कौन सा उन्होंने ऐसी योजना लेके आई जिससे कि शिक्षा जगत में, रोजगार के जगत में ऐसा कोई अपने को बेनिफिट मिले। आप कहते हो कि 7 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स लोगों की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार जरा भारत में ये भी सर्वे करवा के चेक कर लेना चाहिए कि भारत की जनता की कौन सी कितनी आय है जो 7 लाख के दायरे में आती है, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं। क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, अर्थात 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग तो अगर 5 किलो का राशन न दिया जाए तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, 2 वक्त की उनको रोटी नहीं मिल सकती है। तो आप इसकी सलाह पे देख रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दिया है, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में फंडिंग होनी है, क्योंकि जब चुनाव जीतेंगे तो उनका ही टैक्स माफ करना है, टैक्स माफ करने के बाद उनके लिए ही रियायतें लेके आनी है। यही सब कारण है कि निर्मला सीतारमण जी का जो बजट है वो पूरा खोखला है। आप कह रहे हैं खोखला बजट है, लेकिन यहां पर मैं भी आपसे कहूं आशीष जी, आप कह रहे हैं युवाओं के लिए क्या 1 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को, अनुसंधान के लिए जो यहां पर किया है उसको टैक्स फ्री रखा गया है। जो राज्य सरकारों को यहां पर 75,000 करोड़ रुपए 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री जो लोन के तौर पर यह किया गया है। स्किल इंडिया का जिक्र किया है, 1.4 करोड़ यूथ को यहां पर उनको स्किल्स दिए जा रहे हैं, 54 लाख और रीस्किल किया गया है। आंकड़े तो खैर वो बहुत कुछ दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या है ITIs, जो ITIs भी है, मैं IITs भी नहीं कह रहा हूं, यहां पर उनकी संख्या बोले 3000 तक यहां पर की गई है। IIT 16 से 23 कर दिया गया है, एम्स 7 से 22, यूनिवर्सिटीज 723 से लेके 1113। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आंकड़े उनके द्वारा पेश किए जा रहे हैं। क्या ग्राउंड में ऐसा कोई सर्वे किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? आलोक वत्स जी, ऑपोजिशन का ये आरोप है आप पर। आशीष जी बिल्कुल, शिवम एक 10 सेकंड का जवाब दे देता हूं। शिवम जी, ये आंकड़े ठीक उसी तरीके से हैं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में चुनाव में आने के पहले लोकसभा में उन्होंने कहा था विदेशों में इतना काला धन पड़ा है कि प्रधानमंत्री की एक साइन से जब देश में आ जाए तो एक गरीब को 15-15 लाख रुपए खाते में यूं ही मिल जाए। चलिए बिल्कुल, 15 लाख वाली बात आपकी मैंने यहां पर सुन ली। आलोक वत्स जी, आप जवाब दीजिए। ये आरोप जो है ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है, आशीष मिश्रा की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि ये बजट खोखला है। युवाओं के लिए क्या किया गया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया गया, उसका जवाब आपसे, और जो आंकड़े किस तरीके से पेश किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में भी। आलोक जी। 80 करोड़ लोगों का जी बिल्कुल, आशीष जी आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आलोक जी का टाइम है, प्लीज प्लीज। इसमें जो चार मेन अहम पॉइंटर्स हमने लिए हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, इन चारों पर हमारा पूरा फोकस है और इन चारों के लिए हमने इसमें भरपूर समावेश किया है। जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट 5.1 का जो अब GDP का जो हमने अचीव करके रखा हुआ है और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने प्लानिंग की है 5.8, तो निश्चित तौर पर मानिए कि 2027 तक ये हम 4.0 पर ले आने की पूरी उम्मीद है। और इस पर्टिकुलर बजट से टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को, रियल एस्टेट सेक्टर को, सबको बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट का जिस तरीके से उसको विस्तारीकरण के लिए एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे इन सारे टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमने रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत स्टील, सीमेंट वगैरह त्वरित रूप से पहुंचेगी, जिससे इनपुट रेट उनका घटेगा, उसकी प्राइसेस घटेंगी, होम लोन के रेट्स में भी हम रियायत देंगे, तो उससे रियल एस्टेट में भी एक बूम ऑलरेडी आ चुका है, जो और फर्दर बूम आएगा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को अपने घर का उसके बाद हमने इसमें 2 करोड़ घरों की बात की है, हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए किया है वैक्सीन, उसके बाद हमने एक्वास्टिक पार्क बनाने का और मत्स्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का काम किया है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। और जो भी AI बेस्ड सोल्यूशन है उससे आप ये मान के चलिए कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्रेस होगा। ठीक है। स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम पर भी हमारा पूरा ध्यान है, जिसमें हमने ये सोलर एनर्जी की बात की है, 300 यूनिट फ्री देने का भी वादा किया है।
तो इन बिल्कुल सारी इसके आपके डिजिटल आपके पेमेंट्स- इस पॉइंट से रूफटॉप सोलर वाले से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आशीष मिश्रा जी ये पूछ रहे थे कि बजट खोखला है, लेकिन एक फ्रीबीज की भी जब बात की जाती है, जो सरकार कहते हैं कि भाई ये ऑपोजिशन आरोप लगाती है या पक्ष आरोप लगाता है कि भाई दूसरी सरकार अगर मुफ्त में आप बिजली दे रही है, तो यहां इसको भी अगर मुफ्त के तौर पर दिया जाए, लेकिन इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दी गई कि हर घर में अगर वो 1 करोड़ का टारगेट बता रहे हैं, जब ये अचीव होगा तब देखा जाएगा, लेकिन रूफटॉप सोलार पे हर घर में, जिस घर में वो लगाया जाएगा, 300 यूनिट तक उसको फ्री दी जाएगी और उसके ऊपर जो सरप्लस होगा वो वहां पर जो है सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा और उसके ऊपर भी जो रियायत है उसकी बातें, ये सारी बातें। आशीष जी, तो ये 2 करोड़ लोगों को और घर देने की बात, 3 करोड़ को पहले देने की बात, लखपति दीदी 2 करोड़ से 3 करोड़ तक जाने की बात, ये सभी उपलब्धियां तो वहां पर गिनाई जा रही हैं। एमएसएमईज की बात की जा रही है और फ्रीट कॉरिडोर्स की बात जिन्होंने कही, रेलवे वाली, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर, नेट कनेक्टिविटी, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये तमाम चीजें जब इन बातों का जिक्र करे सरकार कहीं से तो डेटा, सैलरी क्लास है, ठीक है, जो ठीक है, एनपीएस और पीपीएफ के जो एंजॉय कर रहे हैं उसको हमने एक्सटेंड किया है, उसमें बिल्कुल। हमने कहीं कोई तब्दीली नहीं की है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हाँ। लोगों को बेनिफिट करने वाली है। उसको ये क्लीन एनर्जी पर हमने इतना, और सोलर और हाइड्रोजन पर बिल्कुल हमने ठीक इतना है। सोलर एनर्जी से जो यहां पर जो आपने बताया, सोलर एनर्जी 300 यूनिट फ्री वाला रूफटॉप सोलर से, आशीष जी ये बातें तो कही गई हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स तो यहां पर किए गए हैं, इसको फ्रीबीज के तौर पर ना देखा जाए और यहां पर सक्षम ज्यादा बनाने की लोगों को बात की जा रही है। रिसर्च और डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए, वो भी, वो बिल्कुल सारे पॉइंटर्स हमारे पास, अर्थशास्त्री भी हैं, सीए अमन शाह भी हमारे पास है, लेकिन 1 लाख करोड़ हमने रिसर्च के लिए, बिल्कुल और अनुसंधान इंटरवेंशन के लिए allot किया है। अनुसंधान। आलोक जी, फिर आप पर आऊंगा। आशीष मिश्रा जी, इनके पॉइंट्स का जवाब, जो अनाउंसमेंट्स की गई, जो वादे किए गए और जो आंकड़े बताए गए हैं, आपका क्या इस पे क्या रहेगा? 1 करोड़ रुपए यहां पर अनुसंधान की भी बात यहां पर कही गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शिवम जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार को जनता अगर चुनती है तो काम करने के लिए चुनती है, कोई झुनझुना बजाने के लिए तो चुनती नहीं है। निश्चित तौर पर काम तो कुछ ना कुछ किए जा ही रहे हैं और काम किए जाते हैं, लेकिन आज के भाषण में अगर आप देखेंगे तो एक तो सबसे कम समय का भाषण, और दूसरा निर्मला सीतारमण जी ने भी एक वक्तव्य जो किया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने आगे सबका विश्वास वाला पंक्ति लाइन जो था उन्होंने छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बता रहा हूँ, अच्छा, मैं बता रहा हूँ शिवम जी। हाँ। उसमें क्या हुआ, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ये बात जानती थी कि ये जो वादे हैं, सन 2022 में ही हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किसी और ने नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन अगर तो आपने वादा किया था सभी को पक्का मकान देने का, तो आखिर भैया ये 3 करोड़ और किसको बना के देना है अभी? और वो भी अगर पूरे भारत 2 करोड़ और 2 करोड़ और, ठीक है, ठीक है, बोलिए। 2 करोड़ अब वो क्या कह रहे पता है, ये 2 करोड़ अगले 5 वर्ष में बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, मैंने जो आपको पूछा था हाँ, कि इनकी योजनाएं जो होती हैं, इनसे पूछिए 2014 में जो वादा करके आए थे, 2024 चल रहा है, 10 वर्षों में आपने क्या किया? जब आप इनसे 10 वर्षों का कार्यकाल पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे 2047 में आप चांद पे रहेंगे। नहीं बिल्कुल, ये आपको आशीष जी वंदे भारत और एरोप्लेन किसकी बात कर रहे हैं? और आज बोलते हैं ना कि लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि 4,500, 5,000 पर 3,000, 4,000 के ऊपर का जो फेयर है वो जनरल कोचेस का अपने चल रहे हैं, कंपार्टमेंट के लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, गरीबी का, अगर हाँ, गरीबी का मुद्दा और अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा, बिल्कुल रिटर्न करने के लिए जाओ, टिकट खरीदने के लिए जाओ, चाहे सीनियर सिटीजन के टिकटों में बढ़ो, जो उनको कंसेशन मिलता था उसकी कटौती करने के लिए जाओ। हर तरीके से मोदी जी ने क्या किया, आम आदमी के पॉकेट पर सिर्फ डाका मारने का आशीष जी, आपकी बात यहां पर ली, लेकिन वो आपको आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी की गई, देश में अब कुल 100 लगभग 150 एयरपोर्ट, नमो भारत परियोजना का विस्तार, 40,000 रेल कोच, वंदे भारत 40,000 जो है रेल कोच, उसका हमारे आंकड़े सुनिए। नहीं, आप आंकड़े तो मैं वही बताऊंगा ना जो बजट में पेश किए गए हैं, हमारी तरफ से कोई आंकड़ा यहां पर नहीं बताया गया। आप उनका खंडन कर सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप खंडन करिए। आप कह रहे हैं क्या किया, उन्होंने सब बता दिया, लेकिन अब भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या और माध्यम हो सकता है, इसका रिसर्च कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जो बोला सत्य है कि नहीं हो सकता, सत्य नहीं है, उसका विपक्ष को अधिकार है कि भाई वो कोई ऐसा
मापदंड निकाले या कोई माध्यम निकाले जिससे वो एक जांच करे कि भाई ये सारी बातें सच है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल आशीष जी, आपकी बात यहाँ पर हो गई। अब एक प्रतिक्रिया यहाँ पर सीए अमन शाह जी की भी ले लेते हैं। सीए अमन शाह जी, आपसे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अर्थशास्त्रियों को भी थोड़ा मौका दिया जाए। अमन शाह जी, आप कैसे इस पूरे जो बजट को आप समझ पा रहे हैं? जो 22% यहाँ पर बात की गई है, यहाँ कॉर्पोरेट्स को जो रियायत दी गई है उसको भी अगर आप विस्तार से समझाएं, क्या पहले भी ऐसा था, ये अब ऐसा हो गया, इसमें क्या बदलाव हुए हैं? और 1 लाख करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट फ्री लोन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उससे कितना यहाँ पर बेनिफिट यानी लाभ जो इन सेक्टर्स को होने वाला है, और उससे क्या जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है? क्योंकि विपक्ष हर बार यही आरोप लगाता है कि जॉब्स की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। आप वादे कर रहे हैं कि धरातल पे वो चीजें हो पा रही हैं कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो बजट है वो एक इंटरिम बजट है, ये एक पूरा संपूर्ण बजट नहीं है। तो अगर हम इसको सिर्फ इंटरिम बजट के तौर पर अगर हम देखें तो ज्यादा हम इसका अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। और जो इंटरिम बजट जो होता है वो बेसिकली सिर्फ एक वोट ऑफ अकाउंट के लिए एक बजट रखा जाता है। और बात जो सरकार ने इसमें ये चीज बताई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने जब से सरकार जो है 2014 से लेकर के अभी तक उन्होंने जो सफर तय किया है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ जो देश को एक प्रगति पर ले जाने की बात है। और जो इकोनॉमिक अभी इसमें सर्वे तो नहीं आया लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी रिव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा कि करके भाई हम 5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी को लेकर के जाएंगे, जिसमें सीधी सी बात है कि आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब आप पहुंच सकते हैं जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा आपकी मेंटेन होगी, फिस्कल डेफिसिट आपका कम होगा, उसके बाद आपका जब आप जॉब क्रिएशन होगी। तो शाह साहब, आप ये बताइए, ये जो इनका इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में जो बोला इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, वो चीजें इनके पक्ष में जाती नजर आ रही हैं आपको मौजूदा सरकार की या नहीं? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे वहां पे जब बजट में जब 2021 के टाइम पे जब निर्मला सीतारमण ने बात करी थी तब उन्होंने कहा था कि हम जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.6 पर लेकर के आएंगे। और आज जो उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है वो कहा है कि 2025 तक हम फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.1 पर लेकर के आएंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने ये बोला है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, और बहुत ही बढ़िया नंबर उन्होंने दिया है 11.11 लाख करोड़ का, यानी कि बहुत ही यूनिवर्सल नंबर टाइप है 11 समझिए। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट आपका कम करने पर सरकार जोर कर रही है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, तो इसका मतलब सरकार रेवेन्यू भी कमाएगी। अब रेवेन्यू कहाँ से कमाएगी? बाहर से इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, स्टार्टअप्स पर उन्होंने जोर किया है, पहले भी था, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे थे। तो इसको देखते हुए हमारा जो इकोनॉमिकली अगर ये चीज जा रही है तो बहुत अच्छी जा रही है जी। बात आती है टैक्स पेयर्स की, अगर जो टैक्स में अगर आप कहेंगे कभी रिबेट नहीं दी गई, अगर आप देखेंगे जब से हमारा बजट शुरू हुआ था 1952 से लेकर के अभी तक कभी भी इंटरिम बजट में टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स लॉज में कभी भी बड़े चेंजेस नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार करे थे पीयूष गोयल जी ने 2019 में जब उन्होंने एक हमें बजट दिया था। तो ये बजट बहुत संतुलित बजट है जिसको हम इंटरिम बजट के तौर पर देखें, और इससे ये चीज साफ दिखती है कि आने वाले समय पे जब सरकार जो है, जो नई सरकार का एक जिम्मेदारी होती है एक पूरे देश का बजट देने की, वो जब जुलाई में पेश होगा तो उसमें हमें चीजें समझ में आएंगी कि अरे भाई हमें क्या चीजें इस बजट से हमें मिला और हमें क्या नहीं मिला। बट ये बजट में सरकार ने अपना एक रोड मैप दिया है कि भाई अभी तक हमने जो जर्नी जो हमने करी थी वो कहां पर करी, और जो हमने जो एक आपको टारगेट जो दिया है तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने का, और उससे सबसे बड़ा फायदा एक और मिलने वाला है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो बैंक की बोरोइंग्स भी कम होंगी, और जब उनकी बैंक की बोरोइंग्स कम होंगी तो उनपे प्रेशर कम रहेगा, तो बैंक ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आने वाले समय। फिस्कल डेफिसिट की बात आपने यहाँ पर कही और 5.1 तक उसको लाने का जो है वो टारगेट रखा गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो जिक्र किया गया, पूजा जी मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, अर्थशास्त्री हैं आप, 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ प्रिवेंटेड फ्रॉम लीकेज, यानी कोई चोरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, कह रहे हैं 34 लाख करोड़ ट्रांसफर जो किया हमने पीएम जनधन अकाउंट्स के उसके जरिए, इतने ज्यादा लोगों के अकाउंट्स खोलना और उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस तरीके से किया गया इस सरकार के माध्यम से, जो उपलब्धि वो गिनाती है, धरातल पर कितनी ये सत्य प्रतीत आपको लगती है? जहां पर इन्होंने बोला 2.7 लाख करोड़ रुपए यहां पर बचत हो जाना, ये तो बड़ा एक बहुत बड़ा नंबर है, समझ में आ रहा है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सच में ही एक बड़ा नंबर है। 2.7 लाख करोड़ की उन्होंने बचत अगर की है, और आप देखेंगे भी तो एक्चुअली जितने भी हमारे इन्होंने आधार
एक्टिवेट किए, इस बार बड़ी ही तेज़ी से आधार बने हैं लोगों के। मतलब बेसिकली जो मिडल मैन है उसकी कमी होने की वजह से ये सीधा डायरेक्ट चाहे किसी को भी, फार्मर्स को, मिडल मैन को, बेसिक गरीबों को इससे फायदा तो हुआ ही है। तो इससे करप्शन में लगाम लग सकती है, ये आप इसका क्रेडिट दे रहे हैं। Exactly. मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, उसी का उपयोग करके। आलोक वत्स जी, क्या आप इस बात को मानते हैं? पहले क्या आप जिस तरीके से आपकी सरकार कहती है डीबीटी के माध्यम से हमने इतना ज्यादा पैसा बचाया है, सेव हो रहा है, क्या पहले बहुत ज्यादा करप्शन की ओर आप इशारा कर रहे हैं और क्या अब करप्शन जो है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है? आलोक वत्स जी, यहाँ पर नेटवर्क का बिल्कुल जी। इस बजट में हमने कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है। ठीक है, बिल्कुल। जो पॉपुलिस्ट बजट होता है कि लोगों को कुछ राहत देके कुछ दिखाने का काम करें, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। हमारा इलेक्शन का धरातल रनवे पूरा कंप्लीट है। हम उस पे 400 पार जाएंगे ही जाएंगे 2024 में। इसलिए हमने कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया। आलोक जी, आशीष जी कह रहे हैं अंतिम बजट है, अंतरिम नहीं। ऐसा है, उनके कहने से उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे पहले अपना घर तो सीधा करें। भारत जोड़ो चले हैं, पहले अपना घर तो जोड़ लें। रोज एक विकेट डाउन हो रहा है, रोज एक साथी छोड़ के भाग रहा है। जो आदमी पूरा संयोजक था, जिस आदमी ने इंडी गठबंधन को बनाने की कवायद शुरू की थी, वो आके बीजेपी में मिल गया। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कह दिया 1 सीट नहीं दूंगी, 10 सीट पर सीमित कर दिया इनको। अखिलेश ने यूपी में और भगवंत मान ने बोला कि 1 सीट नहीं दूंगा मैं पंजाब में। ठीक है, तो ये कहां से सीट लाएंगे और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इनका खुद का, और इस बजट में जो 10,000 से लेके 25,000 तक 2014 तक जो ऋण थे उसको खत्म करने की एक योजना बनाई गई है। आंगनबाड़ी के और वो उसके साथ जो और महिलाएं हैं केंद्र की, उनको भी हमने ले लिया है मेडिकल के दायरे में। ये बात क्या कर रहे हैं? उसके बाद सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 बरस के लड़कियों के लिए हमने फ्री किया। हमने एक्वेस्टिक पार्क बनाने का काम किया। मत्स्य पालन को हमने बढ़ावा देने के लिए इस बजट में स्पेशल प्रावधान रखा है। इससे लाखों जॉब क्रिएट होंगे। और ये बात कर रहे हैं कि हाजी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को जिस तरीके से हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, लक्षद्वीप पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है। वहां भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम सारी कवायद करने के लिए हमने उसके लिए भी बजट अलॉट किया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। आशीष जी, क्या जवाब है आपका? क्या नहीं किया? आप आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, अंतिम बजट कह रहे हैं, अंतिम इनका सरकार का कार्यकाल। आप जब यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तो यहाँ पर डीबीटी का भी तो जिक्र है। आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज्यादा ना हो जाए। शिवम जी, आप एक प्रभुत्व पत्रकार हैं, आप जानते हैं। आप अपने सामने बताइए कि हमारे आलोक वत्स जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शायद हो सकता है इनका नेटवर्क खराब हो गया होगा, तो हो सकता है कान ही खराब हो गया होगा। कान, मैंने पहले ही कहा ना कि सरकार जब सरकार में आती है तो झुनझुना बजाने के लिए नहीं आती, काम करने के लिए आती है। और वो भी काम ऐसे ही नहीं किए। पहले 5-6 साल तो तुम्हारे इसमें बीत गए कि जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई थी, यही लोग थे ना, आधार कार्ड पे रोना रोते थे, ऐसा था, माथा पीटते थे। लोगों का पूरा 10 साल बीत गया, एक दूसरे का ना लिंक कराने में, आधार कार्ड से लिंक करा लो, आधार कार्ड से लिंक करा लो। यही नरेंद्र मोदी 2013 में अहमदाबाद से चिल्लाते थे आधार कार्ड बहुत बड़ा घोटाला है। पूरा 10 साल आधार कार्ड इनको लिंक कराने में चले गया। क्योंकि और रह गई बात, मैंने ये कहा कि सरकार ने काम किया, ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन जिस अनुसार सरकार को काम करना चाहिए था उस अनुसार सरकार ने काम नहीं किया। इस वजह से आज सरकार को पटल पे खड़े होकर कहना पड़ता है कि 80 करोड़ देश के नागरिकों को हमें भोजन देना पड़ रहा है। सोचिए हमारे देश की अवस्था क्या है। 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, आज हमारे देश पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। इसको कहते हैं कर्ज लेके घी पीना। आप इकोनॉमी बनाते जाइए, ट्रिलियन बिलियन में चलते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज आप युवा पूछ रहे हैं, 6.5 लाख रेलवे में वैकेंसी खाली है, लोको पायलट के लिए 56,000 लोगों की वैकेंसी निकलती है। आप क्या कर रहे हैं? वंदे भारत ट्रेन की आप बोलते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में आप सफर कीजिए। अरे वंदे भारत ट्रेन में जाके देखिए ना, सामान्य आदमी सफर कर सकता है क्या? ठीक है, लेकिन जिसका 9,000 रुपया आशीष जी, होगा वो 4,500 की टिकट निकालेगा।
ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप डीबीटी की बेनिफिट को यहां पर देखिए, आपने आधार कार्ड का जिक्र किया, आप ही के द्वारा अगर आधार कार्ड आ गया, उसका चाहे विरोध किया, लेकिन उसको जब उपयोग में लाया गया तो बेहतर ढंग से उपयोग में लाते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उसको लिंक करने का क्रेडिट तो कांग्रेस को भी जा रहा है इस तरीके से कि अगर आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ही तो यह बयान आता था कि 1 रुपया अगर निकला है तो केवल 15 पैसा ही जनता तक पहुंच रहा है, और इस लीकेजेस को चेक करने के लिए आप यहां पर क्रेडिट दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर बोलिए कि आप पहले आरोप लगाते थे, अब तो सही ट्रैक पे आप भाजपा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शिवम जी एक लाइन और जोड़ना चाहिए था, एक लाइन और जोड़ना है मुझे। हाँ बोलिए। वो ये है कि हमारे आलोक वत्स ने बोला कि ये अपना पहले घर सीधा करे। अरे भैया, हमारा घर सीधा नहीं है तो हमारे घर की टेढ़ी ईंटें लेके आप अपना घर क्यों बनाने जा रहे हो? यही थे ना नीतीश कुमार को कहते थे मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक क्विक कमेंट आलोक वत्स जी, क्विक कमेंट और फिर इसको क्लोज करें, समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। बिल्कुल एक क्विक कमेंट 10 सेकंड। देखिए, राम मंदिर बनने के बाद पूरा देश में लहर है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे कामों पर हमने कोई फ्री पीस देने की बात नहीं की है इस बजट में भी, क्योंकि हम ठोस धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करके इकोनॉमी को आगे ले जाने की कवायद कर रहे हैं। और 2027 तक जो फाइनेंशियल डेफिसिट टारगेट है, जो भी 5.1 है, उसको हम 4 पर लाके दिखा देंगे। ठीक है, और हम विश्व ठीक की है। थर्ड समय का अभाव माफ कीजिएगा। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक वत्स जी धन्यवाद, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंतरिम बजट है, अंतिम नहीं, लेकिन विपक्ष इसको अंतिम कहने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उपलब्धियां आप ये समझिए कि ये पूरा बजट नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के हमने आपको समझाया इसमें क्या कुछ खास था और क्या विपक्ष को ये पसंद आया नहीं आया। विपक्ष की तरफ से आशीष मिश्रा ने ये कहा, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं किया, लेकिन उसका काम है सरकार का काम करना, तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए बड़े मुद्दे से जो कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको जय हिंद।